हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई नो आपकी डेट शीट आ चुकी है। थोड़ा थोड़ा टेंशन आप सबके दिमाग में है, कैसे होगा, कैसे मार्क्स एनहांस करने हैं। सब लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ओके, दैट्स अ हाई टाइम, बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को रिवाइज करने का कंटेंट के साथ। ओके, आज मैं निधि गोयल आपके सामने आपकी क्लास 10 साइंस फिजिक्स पोर्शन, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल आ गया तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल आ गया तो क्या करेंगे, असर्शन रीजन में ए और बी ऑप्शन में तो दिमाग ही घूम जाता है। ओके, नो नीड टू वरी, आपके सामने लेके आ रही हूं वो 10 क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं, उनके बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। असर्शन रीजन, केस स्टडी, डरने की जरूरत नहीं है। स्टे ट्यून विद मी, स्टे ट्यून विद एमटीजी। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 21-22 में पहले पूछा गया है। मे भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार 24-25 में मिले। क्वेश्चन क्या है? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन। एक रे ऑफ लाइट आपको दिखाई गई है। यहाँ 3 मीडियम्स ए एंड बी एंड सी आर डिफरेंट। ध्यान रखना, ये तीनों मीडियम डिफरेंट है, सेम नहीं है। Then which of the following option is true for the given diagram? एक डायग्राम में तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको चेक करना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। किस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है? तो क्या मैं कह सकती हूं कि ये क्वेश्चन मेरा रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेसेस पे डिपेंड है। ये प्लेन सरफेस है। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक मीडियम है ए, और मीडियम ए में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 1। आपको दिख रहा होगा, जब ये 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आई, मीडियम बी में गई है, तो हमें दिखाई दे रहा है ये रे मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या हम कह सकते हैं एंगल 1 मोर देन एंगल 2? आई थिंक ये बात सबको क्लियर है। अब आगो बी में हम बात करें, बी में ये एंगल 2 है, बी में ये एंगल 3 है, एक ही मीडियम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये एंगल्स भी चेंज नहीं होंगे, ये एंगल्स भी सेम होंगे, राइट? अब आ जाओ मीडियम सी में एंगल 4 को हम देख रहे हैं, ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये देखो ध्यान से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। जब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई, तो हम कहेंगे एंगल 3 लेस देन एंगल 4। Am I right? Yes. चेक करिए अपने चारों ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए नहीं करता, बी नहीं करता, यस सी करता है, और डी भी रॉन्ग है। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दूं 2020 में ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है, आपके लिए भी पॉसिबल है कि आ सकता है। तो क्वेश्चन देखिए, इफ अ पर्सन हैज 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम, रिमेंबर 1/5 रेजिस्टेंस कितना है हर एक रेजिस्टेंस का? 1/5 ओम। देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम। इनको हम कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलने वाली है? कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब मैक्सिमम मिलता है। दो कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है? रिकॉल करिए चीजों को, तो वो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? क्लियर? ओके, आइए, हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो है वो है 1/5 ओम का। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 1/5 ओम वैल्यू। अगर आपको सीरीज का फॉर्मूला याद है तो आपको पता है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, जब तक है करते जाएं, ऐड करते जाएं सिंपली, राइट? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे सीरीज में ऐड करना, और सीरीज का फॉर्मूला मैं बता चुकी हूं। तो R मैक्सिमम या R सीरीज की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे? हम इन सब को ऐड करेंगे। कितनी बार? 5 है, 5 है, तो 5 टाइम्स मुझे ये ऐड करने होंगे। मुझे मिलेगा 5 इंटू R। जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ R, दैट इज 1/, just plug in the value of R, that is 1/5. So what you get the maximum value
ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 1 ओम। जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो कितनी मिली? 1 ओम। चारों ऑप्शंस चेक कीजिए, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साफ साफ दिख रहा है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैक्सिमम कब मिलेगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है, मे बी ऐसा या इसी तरह पर डिपेंडेंट कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी कैरिंग ए करंट आई इज सिचुएटेड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। एक एक्स वाई कंडक्टर के नियर बाई एक रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी रखा हुआ है। ए बी पैरेलल है एक्स वाई के, सी डी पैरेलल है एक्स वाई के। ओके, इफ अ स्टेडी करंट इज एस्टेब्लिश्ड इन द कंडक्टर, कंडक्टर में हमने एक स्टेडी करंट दी है, करंट की वैल्यू है आई और लूप में भी करंट हमारी आई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है? द कंडक्टर एक्स वाई विल, एक्स वाई कहां जाएगा, किस तरफ मूव करेगा, ये हमें डायग्राम से समझना है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही की कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझिए इसका क्या है। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying wire। आपको एक चीज यहां समझा दूं, अगर दो कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है, पैरेलल रखे हैं, तो रिपेल करेंगे। करेक्ट? ओके, देखिए डायग्राम। अगर मैं देखती हूं अपने एक्स वाई कंडक्टर को और ए बी वायर लूप के एक पार्ट को, दोनों के दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल सेम है, राइट? ओके, अकॉर्डिंगली ए बी और एक्स वाई में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, राइट? एक्स वाई अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए बी। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक्स वाई और सी डी वाले पार्ट को। तो एक्स वाई में करंट अप साइड, सी डी में करंट डाउन साइड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, पैरेलल कंडक्टर्स, लेकिन एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो एक्स वाई रिपेल्स फ्रॉम सी डी। ओके, ये दो बात हमें समझ आ गई। इसके बाद आप देखें, एक्स वाई की डिस्टेंस ए बी से छोटी है, एक्स वाई की डिस्टेंस ए बी से छोटी है। लुक, ये डिस्टेंस, अगर मैं इसे एक्स कह रही हूं, और ये एक्स वाई की डिस्टेंस सी डी से अगर मैं वाई कह रही हूं, ठीक है, स्मॉल वाई मान लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो क्योंकि एक्स वाई वायर्स भी हैं। ओके, तो यहां पर हमें दिख रहा है डिस्टेंस एक्स, हमारी डिस्टेंस एक्स स्मॉलर देन वाई। फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? डिस्टेंस छोटी, फोर्स ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे? दिस फोर्स इज मोर एज कंपेयर टू दिस वन। एक्स वाई पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है ए बी की वजह से, वो ज्यादा है रेदर देन जो एक्स वाई पर फोर्स लगा है सी डी की वजह से जो रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर, सो व्हाट हैपेंड? एक्स वाई मूव टुवर्ड्स ए बी, सो among the given option xy move towards the side AB of the loop। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन बी हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दो वायर्स के बीच अगर वो पैरेलल हैं, हमने फोर्स निकाला, उसकी डायरेक्शन को चेक किया, उसके मैग्नीट्यूड को क्वालिटेटिवली चेक किया। करेक्ट? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। सबको समझ आया होगा। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, देखिए आज का क्वेश्चन,
आपको बता दूं 21-22 में पूछा गया है, हो सकता है आपको भी ऐसा मिले या यही मिले। लेट्स सी, in the diagram given below, x and y are the end colors of the spectrum of white light. हमने जब white light का स्पेक्ट्रम बनाया तो हमें दो एंड कलर्स मिलते हैं, यहां उन्हें इंडिकेट किया गया है x और y से। द कलर ऑफ y रिप्रेजेंट द, y कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि लाइट, व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग हुई है? स्प्लिटिंग होना वही कहलाता है डिस्पर्जन। यहां डिस्पर्जन ही हुआ है। ओके, समझते हैं डिस्पर्जन क्या है। व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म पर आती है, 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, विबग्योर जिसे कहते हैं, आपको सबको पता है। नीचे कौन सा कलर आता है? वायलेट। ऊपर कौन सा कलर आता है? रेड। देखिए, अगर ये मेरा प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट आई, मुझे ये 7 कलर्स में स्प्लिट होती दिखाई देगी। ये कलर होता है वायलेट, ये होता है रेड। इस ऑर्डर में आपको सारे कलर मिलते हैं जिन्हें हम कहेंगे विबग्योर। यहां जो प्रिज्म रखा है बस एक इन्वर्ट करके रख दिया। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो एक्स कलर मेरा कौन सा होगा? क्या मेरा ये वायलेट कलर एक्स होगा? और क्या मेरा वाई कलर जो होगा वो रेड होगा? ये रहा। सबसे कम डेविएशन आपको रेड कलर में देखने के लिए मिलता है और सबसे ज्यादा डेविएशन आपको वायलेट कलर में मिलता है। हमें सबसे कम डेविएशन वाला कलर बता रहा था, वो हमारा रेड है। आगे देखते हैं ऑप्शंस। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन है कलर ऑफ स्काई। कलर ऑफ स्काई जो हमें दिखाई देता है वायलेट, इंडिगो, स्काई ब्लू, वो नहीं होगा। कलर ऑफ स्काई है सीन फ्रॉम द मून, वो डार्क दिखाई देता है क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। कलर यूज टू पेंट द डेंजर साइंस, यस, डेंजर साइन किसके बनाए जाते हैं? रेड, क्योंकि रेड कलर बहुत ज्यादा स्कैटर भी नहीं होता। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, स्कैटरिंग का भी और साथ साथ डेविएशन का भी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ नून, दोपहर के टाइम में कैसा दिखता है आपको सन? येलोइश। इवन सन की लाइट व्हाइट होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से येलोइश दिखाई देता है, तो येलो भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, जो हम रेड कलर का पेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डेंजर साइन बनाने के लिए यूज किया करते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। डेविएशन, स्कैटरिंग दोनों मैंने समझा दिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, आज का एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए बता दूं 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है ऐसा आपको भी मिले। क्वेश्चन क्या है? 2 bulbs 100 watt and 40 watt are connected in series. Main point is series. Okay. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere. The current through the 40 watt bulb will be, 100 watt में करंट पता है, 40 watt में निकालनी है। कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 बल्ब्स एडेड हैं। 2 बल्ब्स मींस 2 रेजिस्टेंसेस। लुक एट द डायग्राम, लुक एट द सर्किट। मेरे पास 2 बल्ब्स ये रहे, मैंने इनको सीरीज में एक बैटरी से, एक सेल से कनेक्ट कर दिया, राइट? ये बल्ब 100 वॉट, ये बल्ब 40 वॉट, इसमें जो करंट जाती है वो 1 एम्पियर है। अब आपको समझ आ गया होगा 40 वॉट में कितनी जाएगी? सीरीज में है, सेम जाएगी। एम आई राइट? यस। सो विच ऑफ द अमंग ऑप्शंस इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? 40 वॉट में भी 1 एम्पियर करंट जाएगी, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ समझ आ गया कि अगर 100 वॉट में करंट 1 एम्पियर है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसमें भी तो करंट 1 एम्पियर होगी, ये चेंज थोड़ी होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा? नहीं, केवल हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग का यूज किया। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। नो यूज ऑफ पेन इन दिस क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन फॉर द टुडे। 2021 कंपार्टमेंट के पेपर में असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन थोड़ा सा हमें ट्रिकी लगता है।
इन केस जब ए और बी कोई भी हो सकते हैं, दोनों ट्रू हो, स्टेटमेंट करेक्ट होगी, दोनों करेक्ट होंगी, लेकिन ये नहीं समझ आता कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन का असर्शन दिया हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। लेंस की पावर की यूनिट डायोप्टर है। रीजन दिया गया है द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। सो कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है नथिंग ओनली द पावर ऑफ लेंस। अगर हम एक लेंस की पावर की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा, अगर पावर के लिए बात करें तो वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। एम आई राइट? पावर लेंस की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। आप सभी को पता है कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो उस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। पावर की जो यूनिट होती है वो एग्जैक्टली डायोप्टर होती है। हम उसको डायोप्टर में मेजर करते हैं, लेकिन रीजन की अगर हम बात करें पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव। अरे कॉन्केव लेंस की जब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसकी पावर भी तो नेगेटिव होगी, राइट? सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी तो पॉजिटिव होगी। एम आई राइट? एग्जैक्टली। सो अमंग द गिवन ऑप्शंस अगर मैं बात करूं तो मुझे असर्शन ट्रू दिखाई दे रहा है और रीजन फॉल्स दिखाई दे रहा है। दैट इज अमंग द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। एक चीज आपको यहाँ की पॉइंट बताना चाहूंगी, हम जो स्पेक्स यूज करते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या देता है? वो लेंस का नंबर, नंबर मींस वो पावर बताता है। आपने कभी ध्यान दिया हो प्रेस्क्रिप्शन पर तो वहां डी लिखा होता है और डी का मतलब होता है डायोप्टर। तो लेंस की पावर डायोप्टर से मेजर होती है। करेक्ट? आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज के लिए जो हम क्वेश्चन लेके आए थोड़ा सा सब्जेक्टिव थ्योरी वाइज, क्योंकि वो भी आपको बोर्ड्स में मिलेंगे। 2021-22 कंपार्टमेंट टर्म 2 में क्वेश्चन आया भी है। फर्स्ट पार्ट, द मैग्नेटिक कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। अगर अपने मैग्नेटिक कंपास को एक करंट कैरिंग वायर के आसपास रखा है तो उसमें एक डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ विल द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास गेट अफेक्टेड इफ द करंट इन वायर इज इंक्रीज, व्हाट डज इट इंडिकेट? राइट, फर्स्ट पार्ट पहले हम डिस्कस करते हैं। इस केस में हमें सबको पता है कि अगर एक वायर में करंट कैरी होती है, ये रहा वायर, इसमें मैंने करंट भेज दी अप साइड डायरेक्शन में, अगर इसके आसपास में एक मैग्नेटिक कंपास रखूं तो मुझे उसमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। राइट, हाउ विल द डिफ्लेक्शन विल चेंज? अगर मैंने इस करंट को बढ़ाकर कुछ 2i, 3i, 5i समथिंग ऐसा कुछ कर दिया तो क्या होगा? अगर आपको ये बात याद आ गई, रिकॉल हो गई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट, मोर बी द करंट मोर बी द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अराउंड तो मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन होगा और ज्यादा होगा। हमसे पूछा गया था क्या इफेक्ट होगा जब आपने करंट बढ़ा दी? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, जिससे ये पता लग रहा है ओ इसने तो ज्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। राइट, पहला पार्ट क्लियर है। आपको इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंपास पूरा आपको कंप्लीट करके लिखना है। दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। ये थंब रूल किसने दिया? साइंटिस्ट मैक्सवेल ने दिया। किस लिए दिया? डायरेक्शन ऑफ करंट अगर किसी वायर में हमें पता है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये बताने के लिए दिया। क्या रूल है समझिए ध्यान से। इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग वायर इन अ राइट हैंड, पकड़ मत लेना शॉक लगेगा। इफ वी होल्ड, मैंने पहले ही बोला है, अगर हमने अपने हाथ में राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर पकड़ा है लाइक दैट, मेरा थंब इस तरफ, राइट ऊपर की तरफ, दैट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी।
ठीक है, समझते हैं इसी बात को डायग्राम से। अगर मेरे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैंने ऐसे अपने हाथ में पकड़ा, ऊपर की डायरेक्शन में करंट है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऐसे है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अभी बताती हूँ कैसे समझ आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्रिएट होगा। अगर इसी को मैं रिवर्स कर रही हूं, ऐसे पकड़ा, अब ऐसे पकड़ लो, यानी करंट की डायरेक्शन किसी वायर में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हमारी करंट है तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा अराउंड दैट, जो सर्कुलर फॉर्म में होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, एक बार और समझते हैं। मेरा एक वायर है जिसमें करंट ऐसे कैरी हो रही है, सपोज ये वायर है, ये करंट ऐसे कैरी हो रही है बाहर की तरफ बोर्ड के प्लेन से, राइट। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगे, अगर मैं ट्रेस करूं अपनी कर्लिंग ऑफ लाइंस ऑन द बोर्ड, मेरी ऐसी ट्रेसिंग आ रही है, देखो यही है ट्रेसिंग। मेरा वायर बाहर की तरफ आ रहा है, ये ट्रेसिंग है, यानी कि वायर अगर बाहर की तरफ करंट कैरी कर रहा है तो ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की है, जो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। अगर इसी को उल्टा कर दूं, ऐसे करंट मेरी अंदर की तरफ जा रही है बोर्ड के प्लेन के, तो मेरी ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स मुझे दिखाई दे रही है बोर्ड पर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगा, पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज था, राइट। आई होप आप लोगों को रूल समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग एन इमेज फॉर्मेशन इन एन आई। हमारी आंख में इमेज कैसे बनती है उसकी फॉर्मेशन आपको डायग्राम में दिखाई गई है। दो क्वेश्चन वहां पूछे गए हैं। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोन इन द फिगर, कौन सा डिफेक्ट पॉसिबल है वो बताना है। सेकंड बताना है, लिस्ट इट्स टू कॉजेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल करेक्टिव लेंस टू ओवरकम दिस डिफेक्ट। क्या रीजन है इस डिफेक्ट के और ये कैसे ठीक होगा, हो सकता है, वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम को देखते हैं, देखिए ध्यान से। आपका ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, इमेज बनी यहां, दिखाई दी, रेज कन्वर्ज होकर यहां बन रही है, ये आपका रेटिना है। क्या आपको ये इमेज क्लियरली दिखाई देगी? नहीं। इमेज कौन सी दिखती है? जो रेटिना पर बनती है, जिसकी इंपल्सेस माइंड को जाएंगी, माइंड कमांड करेगा तब देखोगे। ये तो माइंड को जा ही नहीं रही क्योंकि रेटिना पर बन ही नहीं रही, तो आपको क्लियरली तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, ब्लर दिखेगी। ओके, व्हाट हैपन, इमेज क्योंकि पीछे बन रही है रेटिना के, तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, ये इस प्रॉब्लम का नाम है। इसका एक और नाम है, अगर आप लोगों को याद हो मैं बता देती हूं। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। एक बड़ा अच्छी चीज बताती हूं, हम कई बार ये भूल जाते हैं कि मायोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं या हाइपर मायोपिया को, राइट। ध्यान रखना, हाइपरमेट्रोपिया लंबा सा नाम है तो लॉन्ग साइटेडनेस, मायोपिया छोटा सा नाम है तो शॉर्ट साइटेडनेस, दैट्स इट। लॉन्ग साइटेडनेस नेम से लगता है कि दूर का नहीं दिखता ना, उल्टा है। ध्यान रखना, लॉन्ग साइटेडनेस मींस दूर, लॉन्ग का दिख रहा है बट पास का नहीं दिख रहा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ओके, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, लिस्ट टू कॉजेज। क्या कॉज हो सकते हैं? आप देख रहे हो कि जो रेज कन्वर्ज होके इमेज बना रही है वो रेटिना के पीछे है समहाउ, तो क्या कॉज है? पहला ये हो सकता है कि डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, मेरी आई बॉल का साइज थोड़ा कम हो गया हो ड्यू टू एनी रीजन, छोटा सा स्क्वीज हो गया हो। जब स्क्वीज हो जाएगा, रेज बननी थी यहां पर, नहीं बनी, थोड़ा पीछे जाके बनेंगी, करेक्ट है। ओके, सेकंड पार्ट, एक और रीजन हो सकता है, क्या? अगर मेरी आंख के लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गई हो तो रेज को कहां कन्वर्ट करेगा? थोड़ा दूर। तो यहां यही तो हुआ है कि आई के लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज किया है। एम आई राइट? दो रीजन हमें पता लग गए, आई के फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई अलोंग, और आपकी आई बॉल का साइज छोटा हो गया, ठीक। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, सुटेबल करेक्टिव लेंस। ध्यान से देखिए, अगर ये रेज आई पर इमेज बनाती हैं,
ये थोड़ा ज्यादा दूर होके कन्वर्ज हो रही है, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा पास लाके कन्वर्ज करना है। यानी कि अगर इन रेस को थोड़ा सा यहीं से कन्वर्ज शुरू कर दूं तो शायद ये यहाँ आके कन्वर्ज हो जाए। करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्पेक्स पहन लिया, और कौन से लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज करता है, राइट। तो ये थोड़ा सा कन्वर्जेंस यहीं से रेस में आ जाएगी। जब थोड़ा सा कन्वर्जेंस आ जाएगी तो फाइनल इमेज मेरी रेटिना पर बन जाएगी और मुझे क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका क्योर क्या है, क्योर है एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना, और जिसकी प्रॉपर फोकल लेंथ हो, प्रॉपर फोकल लेंथ हो या पावर हो, जो आपको ऑप्टिशियन बताता है कि कितनी फोकल लेंथ या कितनी पावर का पहनना है, ये आपको ऑप्टिशियन बताएगा। लेकिन ये मैंने बता दिया कि कौन सा लेंस पहनना है, वो कॉन्वेक्स पहनना है। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आपको समझ आया होगा, होप सो। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी का क्वेश्चन है, कुछ थ्योरी भी है और एक साथ में एक न्यूमेरिकल भी है। दैट्स वेरी गुड। न्यूमेरिकल में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 21, 22 टर्म 2 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। पहला पार्ट, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फॉर द मेटेलिक कंडक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। एक सिलेंड्रिकल शेप का मेरे पास कोई कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन लिखना है। हेंस डिराइव द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बताइए। ओके, आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से ये रिलेशनशिप याद है, और नहीं है तो कर लेना। क्या, what is the formula for the electrical resistivity and resistance? Resistance R is equals to rho L by A, right? Rho resistivity, L length of the conductor, A ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। A क्या है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए। सपोज ये मेरा एक वायर है, इसका ये टिप का एरिया, ये जो टिप का एरिया है जो आपको इधर से दिख रहा होगा, ये सर्कुलर पार्ट दिखता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। इसका पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है। आपके वायर में करंट ऐसे कैरी करती है या ऐसे कैरी करती है, तो टिप का जो भी एरिया होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। करेक्ट, इतनी बात ध्यान रखेंगे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि हमें बताना है कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, देखते हैं। रेजिस्टिविटी यहां से निकल के आ रही है आर ए बाय एल। आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ओमेगा इज द सिंबल। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट की बात करेंगे मीटर स्क्वायर, राइट। लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल होता है, हमारे पास जो यूनिट बचती है रेजिस्टिविटी की, जिसे हम एसआई यूनिट कह रहे हैं, वो बचती है ओम मीटर। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। करेक्ट, ओके। Let's start the second part, student. Second part क्या है? Find the resistivity of the material of metallic conductor of length 2 meter. अब आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर दे रखा है, कंडक्टर की लेंथ आपको क्वेश्चन में डिफाइंड कर दी, वो है 2 मीटर, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.4 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। एरिया आपको दे दिया 1.4 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड आपको रेजिस्टेंस ऑल्सो दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.04 ओम। ये तीन वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। आपको एक टिप बताती हूं, जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनकी यूनिट्स को चेक कीजिए। आप देख रहे हो लेंथ की यूनिट मीटर में, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर में, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम में, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ये लेंथ कोई सेंटीमीटर में, एरिया कोई सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में होगा, तो आपको चेंज करनी पड़ेगी एसआई सिस्टम में, ये बात ध्यान रखना। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। जब हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला है आर ए बाई एल, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। ठीक है, केवल इस रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। आर की वैल्यू है 0.04 टाइम्स, एरिया की वैल्यू है 1.4 10 raised to the power -6 डिवाइडेड बाय, आपको L से डिवाइड करना है, L आपको दे रखा है 2,
अगर मैं ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व कर लूं तो मुझे ये आंसर कितना मिलता है, ये मिलता है 2.8 10 raised to the power -8 ohm meter. This is my answer for resistivity, right? मैंने आपको एक ही टिप यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बताई, चेक देयर यूनिट्स, ऑल शुड बी इन SI, नहीं है कन्वर्ट कीजिए, देन आफ्टर वैल्यू प्लग इन कीजिए, एल्स मिस्टेक होगी। कैलकुलेशन लास्ट स्टेप पर करेंगे, बीच में करोगे मिस्टेक हो सकती है। दिस इज द टिप। आई होप आपको ये कैलकुलेशन, आपको ये फॉर्मूला, आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आपकी जान अटकी होती है, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी को देख के हम थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन के 3-4 पार्ट पूछे जाते हैं, आराम से एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट हमारे पास दिया गया है जहां मेरे पास रेजिस्टेंस है 4 ओम, 6 ओम, 16 ओम, 8 ओम जो पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां पर पहला पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ध्यान से देखिए, अगर हम A और B के बीच देख रहे हैं, यहां पर ये तीनों रेजिस्टेंस आपको किस कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं? आप A से चलना शुरू करते हो, पेन को चलाना शुरू करते हो, तीनों रेजिस्टेंस पेन बिना उठाए आप कवर कर जा रहे हो, आपको कहीं पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा, सेम करंट जाएगी। दैट मींस दे आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आप A B के बीच निकाल रहे हो, आप तीनों को सिंपली ऐड करोगे। दैट इज यू गॉट 4 plus 6 plus 16. That means 26 ohm. This be the answer for part A. Right? Okay. Find the resistance between B and C. ये हमारा second part है। अब आ जाओ B से C वाले part की अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं यहाँ जा रही हूं तो मुझे दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। मतलब मुझे पेन चलाना होगा तो उठाना पड़ेगा, मुझे दो रास्ते मिल रहे हैं जो वापस को ज्वाइंट हो रहे हैं वापस यहाँ पर। तो इसका मतलब B और C के बीच दो 8 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, वो किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन B और C का आपको फॉर्मूला पता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल। अलग अलग का रेसिप्रोकल सम करेंगे, 1/8 प्लस 1/8 2/8। हम एक मेजर गलती यहां करते हैं, हम इस RBC की वैल्यू निकालना भूल जाते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल नहीं करते। आपको नहीं करनी, ध्यान रखिए, इसका रेसिप्रोकल वापस करना पड़ेगा। 2/8 का 8/2 दैट इज BC के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिला वो कितना मिला? 4 ओम। एक कॉमन मिस्टेक मैंने आपको बताई, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। राइट? इतनी बात समझ में आई? चलिए, सो देखिए अब C पार्ट, पहला ऑप्शन, पहला सवाल, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन की इज क्लोज्ड। जब आपने की को बंद कर दिया, ये थी, जब आपने की को बंद कर दिया, बैटरी ने करंट देनी स्टार्ट की, तो कितनी करंट बैटरी दे रही है, इसके लिए क्या निकालना है? पहले निकालना होगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, हमने पहले पार्ट्स में देखा कि हमने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। तो अब RAB एंड RBC ये दोनों किसमें है? मेरा इक्विवेलेंट सर्किट जो कुछ बनने जा रहा है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक, और उसके बाद ये, देन आफ्टर मैंने एक बैटरी लगा रखी है, दैट्स इट, ये काम मैंने कर रखा है। ये क्या है? RAB, AB की वैल्यू कितनी? 26 ओम। BC की वैल्यू कितनी? 4 ओम। बैटरी कितने की? बैटरी मेरी 6 वोल्ट। करेक्ट। अब आपको साफ साफ यहां पर दिख रहा है, ये 26, ये 4 दोनों सीरीज में है, राइट? तो सर्किट का जो R इक्विवेलेंट आने वाला है वो R इक्विवेलेंट कितना होगा? 26 प्लस 4 दैट इज 30 ओम। आई थिंक इस पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट? ओके। अब अगर टोटल करंट मेरी I आती है बैटरी से, ओम्स लॉ सबको याद है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I कितनी होगी? टोटल V बाई टोटल R इक्विवेलेंट। टोटल V है 6 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि 1/5 एम्पेयर। ये मेरी करंट की वैल्यू निकल के आई है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका और पार्ट देखते हैं। आपको और चूज करने के लिए दिया गया है, कॉन्फिडेंटली चूज करना, मिस्टेक नहीं करनी, आपकी विश, कोई भी पार्ट करो।
कोई कंपल्शन नहीं है। देखते हैं सेकंड पार्ट में, आपको बताती हूँ। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है, इन द अबव सर्किट द 16 ओम रजिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स ऑफ 8 ओम, या तो इन दोनों के लिए और या फिर इस अकेले 16 ओम के लिए किसकी वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप किसका ज्यादा है, हमें ये बताना है, राइट। ओके, चलिए हमने पहले पार्ट से निकाला कि करंट की वैल्यू है मेरी 1/5 एम्पियर, राइट, ठीक है। ये करंट सेम जाने वाली है यहाँ पर, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका आपने निकाल लिया था 4 ओम, तो इसमें भी तो सेम करंट जाएगी क्योंकि एक इंडिविजुअल एक रेजिस्टेंस बन गया, ना कि ये 8 ओम के दो बने, राइट। ओके, सबसे पहले मैं वोल्टेज निकालने जा रही हूँ 16 ओम के अक्रॉस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, करंट कितनी गई इसके अंदर 1/5, रेजिस्टेंस कितना है 16, तो ये मिली मुझे 3.2 वोल्ट। दैट पार्ट क्लियर, पहला पार्ट हो गया। अब आप वोल्टेज निकालेंगे जो 8 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन से 4 ओम बना उसके अक्रॉस, तो वो कितनी है 4 ओम। दैट इज अगेन सेम करंट जारी थी क्योंकि कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल बना लिया, इनटू 16, सॉरी इनटू रेजिस्टेंस कितना है 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.8 वोल्ट। कौन ज्यादा है, वोल्टेज अक्रॉस 16 ओम ज्यादा है, हमें साफ साफ दिखाई दे दिया, कैलकुलेशन कर दी, जस्टिफाई हो गया मेरा आंसर। तो मैं कहूंगी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 16 ओम is more than the voltage across 4 ohm, which is the combination of 8 parallel, right। ध्यान रहेगी ये बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चूज करेंगे। आई होप आप लोगों को सारे पार्ट समझ आए होंगे। ओके, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 10 क्वेश्चंस अलग अलग कैटेगरी से समझाए, न्यूमेरिकल भी था, केस स्टडी भी था, असर्शन रीजन भी था, एमसीक्यू भी था, लॉन्ग क्वेश्चन भी था और शॉर्ट क्वेश्चन भी था। आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स और उसके मिसकॉन्सेप्ट्स, कॉमन एरर्स जो हो सकती हैं, चांसेस ऑफ एरर्स, वो सब कुछ समझ आ गया होगा। इन चीजों को बहुत ध्यान से करना है। मेरी यही एक कोशिश है कि आप लोगों के सामने डिलीवर करूं वो चीजें जहां जहां आपको, यहाँ तो मैं अटक रहा हूं, यहाँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे फ्रेंड ने समझाया मुझे समझ नहीं आया। नो नीड ऑफ फ्रेंड्स, नथिंग, नो नीड टू गो। अगर आपको कुछ भी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, MTG का कैटलॉग मिलेगा, वहां पर चेक करो, सब कुछ आपको अवेलेबल है। 80% ऑफ क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर से मेरी MTG बुक से आपके सामने अगर आप चेक करोगे वहां आपको मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको फर्दर वीडियोस चाहिए, ट्यून रहिए हमारे साथ। हम अपकमिंग डेज में नेक्स्ट वीडियोस आपकी हेल्प के लिए लेके आएंगे। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, जस्ट राइट इन द चैट। ओके, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।